बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 16 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री बामुकाबला सोशल मीडिया। आपको पता है पाकिस्तान की फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, न्यूक्लियर फौज है। उनके जो चीफ है उनका आज न्यूक्लियर किस्म के सोशल मीडिया के साथ मुकाबला हुआ है। उनकी एक तकरीर आई सामने जिसको सोशल मीडिया ने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। उनकी अंग्रेज़ी से लेके, उनके ख्यालात से लेके, उनके इजहार से लेके और फिर उस कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट और रियलिटी, हर चीज़ का पोस्टमार्टम हुआ है। आपके सामने ना रखें तो ज़्यादती होगी क्योंकि हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी, गुस्सा हम पे आएगा, लेकिन असल में तो ये सब कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है जो हम आपके सामने रिपोर्ट करने जा रहे हैं। ये तकरीर उनकी आज की नहीं है, ये तकरीर उन्होंने कल की ओवरसीज़ कन्वेंशन पर, लेकिन कल आईएसपीआर ने सिर्फ टिकर्स जारी किए थे। आपको पता है कि जब आईएसपीआर साहब की तरफ से टिकर्स जारी होते हैं तो पाकिस्तान के मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये फिर करते हैं कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, जैसा कि आज आर्मी चीफ ने खुद कहा, वो बगैर तहकीक किए, बगैर सोचे उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर वो पूरे मीडिया में चलते हैं। कल किसी ने नहीं पूछा कि इस तकरीर के वीडियो क्लिप्स क्यों नहीं जारी किए गए। कल किसी ने नहीं पूछा कि ये तकरीर लोगों को क्यों नहीं दी गई। कल गूंगी वीडियो दी गई और 7 टिकर्स चलाए गए, लेकिन फिर कहीं पर बैठ के ये सोचा गया कि आर्मी चीफ ने बहुत ही उम्दा तकरीर कर डाली है। होंगे याद कीजिए, इससे पहले आर्मी चीफ एक ही बार बोले थे, उससे पहले और बाद में उनकी गूंगी वीडियोज़ ही जारी की जा रही हैं। और जो हमारे डीजी आईएसपीआर हैं वो तो अक्सर ही गूंगी वीडियोज़ जारी करते हैं। तो एक ही दफ़ा आर्मी चीफ की वीडियोज़ आई थी और उस पर बहुत तनकीद हुई थी और मेरा ख्याल है उनकी तकरीर को इसीलिए रोका गया, पहले उसको देखा गया, समझा गया, रीप्ले किया गया और थोड़ी कटिंग भी की गई है, उसमें एडजस्टमेंट्स भी की गई हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो एडिटेड है थोड़ी सी, मीन उसमें जो थोड़ा बहुत गैप होता है और हर एक के होता है, वो कोई ऐसी बात नहीं, मैं बात करता हूँ तो मेरे भी आता होगा कोई ना कोई, लेकिन एडिट किया गया है उनकी तकरीर को। एडिटिंग के बाद वो तकरीर जारी की गई है, कुछ टुकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन उसका पोस्टमार्टम बड़ा ही संगीन किया है। यार इतना भी नहीं करना चाहिए था। मैं वैसे सोशल मीडिया के जवानों को कहूँगा, जितना उन्होंने कर डाला तो आर्मी चीफ के लिए बुरा दिन रहा है और डीजी आईएसपीआर के लिए भी। और जिसने भी ये तकरीर जारी करने का फ़ैसला किया अपनी तरफ ये सोच के कि ये बड़ी दबंग तकरीर है, उन्होंने भी मेरा ख्याल है गलती की है। अब तो कम अज़ कम वो सोच ही रहे होंगे। पहले ज़रा तकरीर की तरफ आ जाते हैं। ये तो आपको बता दिया कि तकरीर कल उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ की गई जो आपके सामने थे सारे मामलात। ज़्यादातर तो उनमें से लोग पाकिस्तान से ही थे, कुछ ओवरसीज़ थे जिन्हें कमरे शमरे बुक करके टिकटें शिकटें ले दे के कुछ को उनमें से उनको बुलाया गया था शहजाद अकबर की स्टोरी के मुताबिक। अब आर्मी चीफ साहब की कल तकरीर हो गई, टिकर जारी हो गए, चल गए। आज पता नहीं उन्हें किसने मशवरा दिया कि जनाब आपने तो बड़ी ही जबरौन किस्म की तकरीर की। हम गांव के लोग हैं, हमारे गांव में जो पहला बच्चा पढ़ता है वो जब अंग्रेज़ी बोलता है तो पूरा गांव जो है वो बस कहता है कि पुत्र तू अंग्रेज़ी बोल, कुछ भी बोल पर अंग्रेज़ी बोल, तो सारे बैठ के उसको सुनते हैं। आर्मी चीफ के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। जो आगे बैठे थे दोस्त वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी ज़ाहिर है ओवरसीज़ होने का मतलब तो नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो गए, तो उसमें भी दोस्त। और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जब आर्मी चीफ ने अंग्रेज़ी बोली तो उनको समझ तो ज़्यादातर को नहीं आई कि आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। पता नहीं आर्मी चीफ साहब को भी समझ आई कि नहीं। बहरहाल जब आर्मी चीफ साहब ने बोल दी तो वो ऐसे तालियां बजा रहे थे और उनके चेहरे पर जो फरते जज्बात थे उससे ये लग रहा था कि देखो साड़ा आर्मी चीफ भी अंग्रेज़ी बोलता है। तो बात तो ठीक है, हमारा आर्मी चीफ अंग्रेज़ी बोलता है और दबंग तरीके से बोलता है। और अभी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने पहली बात कही कि अल्लाह मियाँ कुरान में कहता है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तुम तहकीक करो। और आपका सोशल मीडिया, उन्होंने कहा कि लेकिन यहाँ तहकीक नहीं होती, आपका सोशल मीडिया कहता है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आगे चलाओ। ये आर्मी चीफ साहब ने कहा। कैसे कहा सुने। आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें, पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड
और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। और सुन लिया आपने। अब आर्मी चीफ साहब, पूरे एहतराम से आपके सामने गुजारिश है कि बीबीसी ने, DW ने, तमाम इदारों ने तहकीक करके कहा कि 26 नवंबर को जो लोगों को कत्ल किया गया उसमें हमारे मिलिट्री से रिलेटेड इदारे भी शामिल हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं, और लोगों को सीधी गोलियां मार के कत्ल किया गया। अब ये उन्होंने तहकीक करने के बाद, लेकिन आपके कहने पर, और जाहिर है क्योंकि कुरान करीम पर भी है, कुरान करीम के अंदर भी है और आपने भी इसे रीइंफोर्स किया है अपने खिताब के अंदर, तो मतीउल्लाह जान तहकीक करने पहुँचे बेचारे, कुरान के हुक्म के मुताबिक वो पिम्स हॉस्पिटल पहुँचे तहकीक करने, वहाँ का रिकॉर्ड देखने। तो अब हमें ये कुरान की किसी आयत में नहीं पता कि जो आगे से काम हुआ वो कहीं कुरान में लिखा हुआ है कि नहीं। पहले तो मतीउल्लाह जान को ही चुक लिया ताकि तहकीक ही ना हो सके, उसके बाद जो हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड था उसको गायब कर दिया ताकि तहकीक ही ना हो सके। बीबीसी लिखता है कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, DW लिखता है कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। फिर सर ये नहीं पता कि जो तहकीक करते फिर रहे थे लोग वो तो थे ही थे, जो अपने घर वालों की लाशें ढूंढते फिर रहे थे उन्हें लाशें नहीं दी जा रही थी, वो छुपा ली गई, मूव कर दी गई, बाद में जाली झूठे एफिडेविट लेके उनसे लाशें दी गई कि हमारा लड़का तो वहाँ शहर में किसी और काम से गया था, एहतजाज में तो गया नहीं था, गोली लग के नहीं इसकी शहादत हुई, ये हादसे में फौत हुआ है। रिकॉर्ड टैंपर कर दिए गए, झूठ बोला गया, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं सर, डेड बॉडीज़ फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं हुई सर। अगर डेड बॉडीज़ फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड हो जाती ना सर तो लोगों को समझ आ जाती। डेड बॉडीज़ कहीं और फॉरवर्डेड हो गई सर, वो एज रिसीव्ड नहीं थी, वो कहीं और फॉरवर्ड हो गई, और जो एज रिसीव्ड थी गोलियों से उनके जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए, हादसाती करार देकर उन्हें दफना दिया गया, और बहुत सारों की तो लाशें ही शायद अभी तक नहीं मिली। तो अब ये समझ नहीं आई कि आपका सोशल मीडिया पर गुस्सा समझ आता है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि आप अपनी तरफ क्यों नहीं देख रहे कि ये जो तहकीक की है लोगों ने उसको भी आपने नहीं देखा, और जो तहकीक पाकिस्तान वाले करने की कोशिश करते थे उनको वैसे ही आपने रोक दिया, तहकीक करने नहीं दी। तो इस पर आपने क्या बात करनी। फिर उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख में सिर्फ 2 रियासतें जो हैं वो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो बनी थी उसका नाम रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरफ या अहले यसरफ। तो ये तो उन्होंने कुरानी बात आगे की, और इसका आज जिसको मदीना तो मनव्वरा कहा जाता है, और दूसरी तरफ जो रियासत है वो इसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी रियासत बनाई, पाकिस्तान बनाई। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी। जी हाँ, जी आर्मी चीफ साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। पहली रियासत तो आज तक दायमो कायम है, जो दूसरी बनी वो हमने अपनी गलतियों से 1971 में आधी तोड़ दी। जिन्होंने गलतियां की उन पर महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी, उसको हमने छुपा लिया, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं किया सर। अगर फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड करता आपका ऑफिस का मतलब है कि जो भी उस वक्त के आर्मी चीफ थे, अगर वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड करते और उन लोगों को फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड होता सब कुछ, मतलब कि उनको सज़ाएं मिलती, तो मुल्क के बाद में जो हालात बने वो ना होते, बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो जाती। लेकिन वो जो मुल्क, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 2 ही मुल्क या 2 ही रियासतें बनी, एक मदीना मनव्वरा और दूसरी या रियासत तैयबा, और दूसरी रियासत जो है वो पाकिस्तान, जो कलमे के नाम पर बनी, दुरुस्त कहा आपने, और दूसरी हमने तोड़ दी। अब तोड़ने वालों का तो फिर एक तो रियासत तोड़ना जुर्म हुआ, और एक कलमे के नाम पर बनने वाली रियासत को तोड़ना वो और बड़ा जुर्म हुआ। लेकिन ना कोई सज़ा, ना उस रिपोर्ट को फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड किया गया, जैसा कि आपने फरमाया। आगे चलते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि देयर इज अ लिटिल बिट टेररिज्म। सर जी जरा थोड़ी जी रोशनी पा दो कि कितना कि लिटिल बिट। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि देयर इज अ लिटिल बिट टेररिज्म। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them
they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. सर हम दूसरे नंबर पर हैं टेररिज्म में दुनिया में। बर्किनो फासो के बाद, मैं अगर नाम उसका मुल्क का गलत नहीं ले रहा तो हम दूसरे नंबर पर हैं सर। वो पहले नंबर पर है और हम दूसरे पर हैं, और हम ऑलमोस्ट नंबर 1 होने वाले हैं। अल्लाह ना करे कि हम हों, लेकिन ऑलमोस्ट नंबर बिल्कुल करीब है। हर दिन हम अपनी लाशें उठा रहे हैं, हर दिन अपने शहीद उठा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी, सिविलियन भी। अभी कल ही बलूचिस्तान के अंदर 3-4 वाकयात थे, हर दिन वाकयात हो रहे हैं सर। अभी ये लिटिल बिट है, अगर लिटिल बिट ये है तो फिर टू मच क्या होगी सर, ये समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो उन्होंने लिटिल बिट वाली कर दी। उसके बाद उन्होंने हार्ड स्टेट को डिफाइन किया, क्योंकि आज वीडियोस जारी हुई तो फिर कमेंट्री हुई इसके ऊपर बहुत सारी। उन्होंने हार्ड स्टेट की जो डेफिनेशन दी, वो पहले तो पटवारी जो बैठे हुए थे सारे, उन्होंने उत्तों नहीं लंघ गई, उनको समझ नहीं आई। लफ्ज़ थोड़े मुश्किल थे, आर्मी चीफ साहब के लिए भी मुश्किल थे वो लफ्ज़, लेकिन उन्होंने याद ठीक किए हुए थे, शायद सामने लिखे हुए भी थे, तो वो डिलीवर कर गए। बीच में मैं सोचता रहा अब फंस गए आर्मी चीफ, यहाँ फंसे, लेकिन वो जुमला पूरा कर गए। तो वो हमें एक याद आ गया, जानू जर्मन, उसने वो एक वो वाला तकरीबन था कि जो सामने बैठे थे ना, उनका हाल वो था। उन्होंने फिर फलक शगाफ नारे लगाए उठ के, और उनको खुशी ये थी कि आर्मी चीफ ने इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी बोली है, इतनी रवानी से बोली है। उन्हें ये कोई पता नहीं था कि आप क्या कह रहे हैं। आप उनको अंग्रेज़ी में बता रहे थे कि मैं तो अनुछत्तर मारांगा हूँ, मीन हार्ड स्टेट बता रहे थे आप, लेकिन उसमें जो बातें आप कह रहे थे वो बातों पर अमल तो सर कोई भी नहीं होता। आप कह रहे हैं कि हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें, वैसे हमने सर्च किया है, हार्ड स्टेट तो एक डिक्टेटरशिप का तरीका है। अथॉरिटेरियन जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को हार्ड स्टेट्स कहते हैं, जहाँ पर कोई इंसानी हकूक़ नहीं है, उनकी पामाली है और डंडे का जोर है, और हर काम आप डंडे से करवाते हैं, लोगों की आवाज़ बंद करके, लोगों के बुनियादी हकूक़ सलब करके। हार्ड स्टेट तो वही है, लेकिन आप तो बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि आपने से हार्ड स्टेट बनाना है, लेकिन उसमें आप ये भी कह रहे हैं कि जहाँ तमाम इदारे आइन के मुताबिक काम करें। सर अगर आइन के मुताबिक काम कर रहे होते तो आपको ये बातें करनी ना पड़ती। सबसे पहले तो आपके ऑफिस ने आइन के मुताबिक काम करना। तो इलेक्शन लूट लिया गया, अदलिया लूट ली गई, यहाँ कौन सा आइन है? आपने कहा तमाम इदारे आइन के मुताबिक काम करें, वक्त पर करें, प्रोसेस पूरे हों, डिलीवरी हो। ये पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं आप। इधर पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा। Hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. सुन लिया आपने। तो ये आर्मी चीफ साहब ने आज हार्ड स्टेट की डेफिनेशन बताई। सामने बैठे पटवारियों ने मारे नारे और मारी तालियां। उन्हें नहीं पता कि ये आपको छितर मारने की बातें कह रहे हैं कि आपको डंडे से ठीक करेंगे। ये सब कुछ डंडे से ठीक होगा। अच्छा, फिर आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 1500 दहशतगर्द है, 1500 BLA वाले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और उन्होंने कहा कि तुम लोगों की ऐसी की तैसी तुम लोग हमसे ले जाओ। और पूरे जज्बात में थे जब उन्होंने कहा कि हमारे माथे का झूमर है बलूचिस्तान, जो कि है, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान का। लेकिन ये 1500 वाली बात सर समझ नहीं आई। दिन में, मेरा मतलब एक दिन में उन्होंने पता नहीं 100 हमले कर दिए थे एक दिन में। अब 1500 बंदे एक दिन में 70 के 80 हमले कैसे, या शायद 4 दिन में थे, माजरत 4 दिन में 70 या 80 हमले थे। 1500 बंदे जो हैं वो 4 दिन में 70 से 80 टेररिज्म के हमले कैसे कर देंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड। और अब इसका दूसरा नुकसान ये होना है कि आगे अगर वो टेररिज्म की और एक्टिविटीज़ जो कि खुदा ना करें वो करें, लेकिन करेंगे तो फिर लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या ये सिर्फ 1500 हैं? तो अगर 1500 हैं तो फिर तो मोहसिन नकवी साहब ठीक कह रहे थे कि SHO की मार है, क्योंकि SHO के नीचे भी 1500 से कहीं ज़्यादा लोग होते हैं। कई गाँव का वो SHO होता है। तो इसलिए ये भी कोई बात बनती जुड़ती नहीं है कि सिर्फ 1500 हैं वो, और आप इस चीज़ को बिल्कुल ही लाइट ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें तिगनी का नाच नचाया हुआ है। हर रोज़ वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने कहा कि
ये वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की शान है, जान है, पाकिस्तान की अलामत है। लेकिन अब मसला ये है कि आपकी रजीम ने तो इनकी वफ़ादारी पर सवाल किए हुए हैं, इन्हें गद्दार कहा हुआ है। कल भी हमने बताया, इनको बताया कि आप पाकिस्तान के मामे ना बने, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर भाग गए, ये भगोड़े हैं, ये तक कहा गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ID कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक हुए, कल भी हमने ये आपको बताया था। सबसे बड़ा उनका वोटिंग राइट छीन लिया आपने सर, आपने और आपकी रजीम ने। इमरान खान ने उनको वोटिंग राइट दिया था, आपने उनसे छीन लिया। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जान शान अगर हैं तो फिर ये जो आप उनको इंतशारी कहते थे, आपकी रजीम पूरी, आप उन्हें भगौड़े कहते थे, आपका पाकिस्तान में कोई लेना देना नहीं, ये सब कुछ फिर क्या ये हम यू टर्न ले रहे हैं? क्या हो रहा है ये आप अपनी स्टेटमेंट कैसे बदल रहे हैं, ये ज़रा बता दीजिएगा। तो आपने ये जो रिसीव्ड और एज़ फॉरवर्डेड वाली बात कही, इसमें भी सर हम एक बड़ी हैरान हो रहे हैं बात सोच के कि जो पाकिस्तान में आजकल आपने कहा कि ये जो रिसीव्ड एज़ फॉरवर्डेड वाले हैं, ये वैसे मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादा मिलिट्री रिलेटेड, जो आपके जनरल साहबान, ब्रिगेडियर्स या कर्नल्स जो हमें भी मैसेजेस भेजते हैं रिटायर्ड, वो अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं एहतियाती तौर पर। तो ये मैंने देखा, ये मिलिट्री लैंग्वेज है ज़्यादातर। मुझे लगता है आपको भी मैसेजेस आए होंगे ऐसे बहुत सारे, जो आपके कुलीग्स ने भेजे होंगे, रिटायर्ड कुलीग्स ने या आपके सीनियर्स ने, और उनके नीचे लिखा होगा फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। वो एहतियाती तौर पर लिख देते हैं। वैसे दूसरी तरफ लोग ऐसा कोई ख़ास इसका भी एहतमाम नहीं करते, वैसे ही भेजते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो मैसेजेस रिसीव्ड अपना फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड कर रहे हैं, उनको तो तमगे मिलते हैं। ISPR की तरफ से जो मैसेज आता है, जो वो 5, 10, 12 का टोला है जो आगे फॉरवर्ड कर देता है, और एक ही तरह के ट्वीट करते हैं और धड़ाधड़ करते हैं और कोई तहकीक नहीं करते, उनको तो तमगे दिए जाते हैं। और जो तहकीक करता है उसे अर्शद शरीफ शहीद बना दिया जाता है। इसलिए सर ज़माना तो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड का ही है, लेकिन डिपेंड करता है वो रिसीव कहाँ से हुआ है। वो ज़माना यही है कि जो ISPR कहे वो आगे फॉरवर्ड कर दो, और वो आपको पसंद है, दूसरा आपको पसंद नहीं है। फिर अब मसला ये कि आप कहते हैं कि तहकीक करें। अब ये जो जेन ज़ी है, ये बड़ी तेज़ है चीफ साहब, ये बड़ी तेज़ है तहकीक करने में। आप जब लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इद्दत निकाह के केस बनाते हैं, दूसरे इल्ज़ामात लगाते हैं, करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं, वो देखते हैं कि ये शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, जरदारी, जिन पर इतने बड़े बड़े करप्शन के मुकदमात हैं, वो उनको आपने अपने साथ लगा लिया है। ये मरीम नवाज़ जो मेरी लंदन तो गया, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई हैं, इन सबको आपने इक़्तिदार पे बिठा दिया। तो लोग सोचते हैं कि तहकीक कर लें, तो अब वो क्या तहकीक करें? जेन ज़ी तो 5 मिनट में कच्चा चट्टा खोल के रख देती है। और यही बात है शायद कि आपको जो ये सोशल मीडिया है वो इतना ज़्यादा नापसंद है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर फॉर्म 47 के साथ जो कुछ किया गया, जो अदलिया के साथ किया गया, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के साथ किया गया, जो इस वक्त अहमद नूरानी के भाइयों के साथ, उनकी वालदा के साथ किया जा रहा है, जो कल इमरान खान की बहन के साथ किया गया है, अब क्या करें? कुरान तो कहता है कि लोगों के हकूक़ दो, कुरान तो कहता है कि तहकीक करके सारी बातें करो, लेकिन यहाँ पर बताएं लोग क्या करें? तो ये वैसा ही है, सोशल मीडिया पर गुस्सा बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने ज़माने में हमारे कुछ उलमा कराम को स्पीकर फ़ोन के ऊपर एतराज़ था। आज वही उलमा कराम तमाम के तमाम स्पीकर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, इस पर आप सबको गुस्सा इसलिए कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया अपनी मर्ज़ी करता है, ये आईना दिखाता है, ये आवाम की असल आवाज़ है, इसलिए आपको गुस्सा है। अगर आप इसे कंट्रोल कर पाएँ तो आपको इससे ज़्यादा अच्छा ही कोई नहीं लगेगा। और खैर, उन्होंने और भी बातें की, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया, उसके बहुत सारे हमारे पास फिगर्स हैं, लेकिन वो वक्त नहीं है, लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जो आपका कॉल और फेल है हजूर, उसमें बड़ा तजाद है। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि तहकीक करें लोग, एक तरफ कह रहे हैं कि सच बोलें, एक तरफ आप हार्ड स्टेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं, ख़वातीन के एहतराम की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी के सब कुछ ख़िलाफ़ हो रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो आपका कॉल और फेल है उसके साथ आपको रहना चाहिए। कलमे के नाम पे ये रियासत बनी है, इस रियासत के अंदर लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ ने, ये महज इत्तफ़ाक़ नहीं है कि आपकी तकरीर रिलीज़ हुई तो उसके बाद यालाबारी हुई,
इतने बड़े बड़े औले पड़े हैं, पूरी तबाही निकल गई है इस्लामाबाद की, कुछ छोड़ा नहीं, गाड़ियाँ टूट गई, सब कुछ। मैं इस्लामाबाद के अंदर बहुत भरपूर किस्म की तबाही हुई है। इधर से आपके क्लिप्स रिलीज़ हुए हैं, उधर से यालाबारी होगी। अब मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी तकरीर की वजह से ही ज़रूरी हुई है, लेकिन कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो ये जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है, इसमें जो बुनियादी हकूक़ हैं जिनका आप ख़ुद जिक्र करते हैं, ये तो लोगों को दें, आइन तो लोगों को दें। आप ईमानदारी से जो काम खुद कर रहे हैं वो उसका तकाजा तो मत करें कि आप नहीं कर रहे, क्योंकि अदील हबीब साहब ने आज एक सूरा बकरा की एक आयत शेयर की है जिसका तर्जमा है कि क्या तुम दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो। तो क्या तुम नहीं सोचते कि आप पढ़ते भी हो, समझते भी हो, तो क्या नहीं सोचते? तो इस हुक्म पर भी ज़रा गौर कीजिए, क्योंकि आपने जो बातें की हैं वो सारी की सारी अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनका कौलो फेल का जो है वो बहुत सारा तजाद है। सलमान सफदर साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि आप हुक्म मतलब कि उन्होंने कहा था कि केसेस बहुत हैं, मैंने इमरान खान से मिलना है तो हुक्म दे दें। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हुक्म की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ, आपकी मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस को बड़ा एतमाद था, सलमान सफदर गए, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है। तो चीफ जस्टिस साहब के नाम ये कि जब आप ज़मीर का एक दफ़ा सौदा कर लेते हैं तो फिर आपका कोई एहतराम नहीं करता। आपके जो हुक्म है उसे पैरों तले रौंदा गया है। तो आप ख़ुद ही अपनी अदाओं पर गौर कर लें कि आपने अपनी अदालत का और अपना एहतराम जो है वो आप कितना नीचे ले गए हैं। फ़िलहाल इतना ही, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।